हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर चल रहा है ना हम लोगों का। ओके, इसमें हम लोगों को एक चीज पढ़ना होता है, मैग्नेटिक डाइपोल। क्या पढ़ना होता है? डाइपोल वर्ड तुम सुने हो? कहाँ? क्या होता है? दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल का लेना देना वहां पे क्या है कि जब दूरी बहुत ज्यादा ले ले, जहां पे हम आकलन कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का या पोटेंशियल का, उस पॉइंट का दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दैट डी डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। ये ना थोड़ा सा रिवीजन करवा दोगे चीज सब, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगा उसका। चलो जल्दी जल्दी बताओ, रिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। वाह, तुम नहीं होते तो कैसे जीवन चलता। पुनरावृत्ति ठीक है। किसका? ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ हाँ हाँ, अच्छा द्विध्रुव। अच्छा सुनो ना, बात बताओ जरा, यहाँ पे कौन सा चार्ज था, यहाँ पे कौन सा चार्ज? हाँ, यहाँ पे कौन सा चार्ज था, यहाँ पे कौन सा चार्ज था? निगेटिव। और हम क्यों कर रहे हैं इसका, जरूरत पड़ेगा अभी वाले टॉपिक में। माइनस क्यू प्लस क्यू, उन दोनों के बीच दूरी डी, तो इसको हम एक डी वेक्टर से डिनोट करते हैं, डी वेक्टर से डिनोट करते हैं, है ना। ये है सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सेंटर ऑफ डाइपोल से आर दूरी हम लोग ले लेते हैं। सेंटर ऑफ डाइपोल का माने ये दूरी बहुत अच्छे, और ये दूरी भी d/2, दोनों d/2। और बोला जाता है आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू, ये कहलाता है एक्सिस ऑफ डाइपोल। इस बिंदु को बोलेंगे एक्सियल पॉइंट, और इसके परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर ऑफ डाइपोल। इस पे कोई बिंदु होगा उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। अरे बोलो, कुछ बोलते बतियाते नहीं हो। हाँ, तो इस दिशा में हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं बच्चों? इस दिशा में क्या डिफाइन करते हैं? डाइपोल मोमेंट वेक्टर, पी वेक्टर, दैट इज क्यू इनटू, ऐसे ही ना डिफाइन करते हैं। शो बोलो। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो में से कितने लोग बता सकते हो? चुपचाप हाथ उठाना है, एक कुछ नहीं बता सकते हो, बताओ बताओ, सोच लो। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? गई भैंस पानी में, ईआर बोल देते हैं। जनरली ईआर का वैल्यू होता है 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 होता है नहीं, तो ईआर का वैल्यू होता है 2kp बाय आर क्यूब। ऐसे तो हम भिन्न भिन्न प्रकार की गाली दे सकते हैं तुमको, लेकिन अभी समझा ही रहे हैं कि जो स्थिति है वो अच्छा नहीं है। पढ़ना जितना महत्वपूर्ण है, उसका रिवीजन करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों साथ साथ नहीं चलेगा तो कोई मतलब नहीं है इतना सारा नया चीज़ पढ़ने का। इलेक्ट्रोस्टैट वॉज द फर्स्ट चैप्टर, आपका 3 महीना हुआ होगा हार्डली, डाइपोल पढ़े हुए 2.5 महीना हुआ होगा बहुत से बहुत, और अभी भी आप माने ऐसे देख रहे हैं एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैं तो मर ही जाऊंगा। ओके, सो दिस इज वन थिंग। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? किधर, राइट की लेफ्ट?
लेफ्ट कितना होता है, इसको इसको हम बोल देते हैं ई ही बोल देते हैं, छोड़ो ना। हाँ कितना आता है, साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री है ना, तो साइन 90 हो जाएगा। तो केपी बाई आर क्यूब, ये भी दूरी आर है विच इज हाईली ग्रेटर देन डी, केपी बाई आर क्यूब। बोलो बच्चों। हाँ अच्छा, इन जनरल अगर कोई पॉइंट ले, सबका डेरिवेशन भी कराए थे, बोले थे बोर्ड में भी जरूरत पड़ेगा इसका और इसका, बोर्ड पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, तो वहां मुंह बा देना, क्या करना, मुंह बा देना कि ये क्या होता है। हाँ बताओ, ये एंगल को हम लोग थीटा लिए, अगेन दिस दूरी इज आर, ये जनरलाइज है नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टुकड़े हम लोग करते हैं, करते नहीं करते हैं, तो क्या क्या होता है वो टुकड़ा, इधर होता है ई आर जिसका वैल्यू होता है 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब नहीं, और इधर होता है ई टी जिसका वैल्यू होता है kp sin थीटा बाय आर क्यूब। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ई नेट नहीं, जो होता है अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर, रेडियल और टेंजेंशियल, है ना। यहाँ पे ये एंगल भी बताए थे नहीं, अल्फा, टेन अल्फा का वैल्यू जो होता था वो होता था ई टी बाई ई आर, इसका भी एक रिजल्ट आता है, हाँ, टेन थीटा बाई 2, ठीक है। बोलो हाँ, इसमें पोटेंशियल का भी फॉर्मूला आता था, पोटेंशियल का भी आता था ना, यहाँ पे केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और वही में यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता था, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू, और इस जगह पे थीटा का वैल्यू 180 डिग्री कैलकुलेट करते थे। तुम सबका विद्या है, हाँ, अरे है कि नहीं है, रखो हाथ, खाओ कसम, कहो मैं कसम खाता खाती हूँ, कहो, अबे खाता खाती हूँ नहीं, खाती लड़की बोलेगी, खाता लड़का बोलेगा, बोलो कि आज शाम में 2.5 घंटा सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ने में लगाएंगे, उसमें क्लास नोट के सारे क्वेश्चन करेंगे, और मतलब एंड किसी एक बुक से, इधर डीसी पांडे और सिंगेज, और अगर तुमको शीट चाहिए हमारा वाला तो उससे भी, प्लस हम आपको उस समय पे इलेक्ट्रोस्टैट का मॉड्यूल भी दिए हुए थे, मोटा वाला, दैट वाज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम सम बुक ओनली। तो उसमें से किसी एक में से बेहतर होगा आप सिंगेज कर लें या डीसी पांडे कर लें, दोनों में से कोई एक। उसके ये डाइपोल का जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी करूंगा, और डीसी पांडे में एक मॉड्यूल होगा दिया हुआ, उसको भी करूंगा। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो 3 दिन में मर जाऊंगा। चलो ठीक, जल्दी इसको, ये लिखना नहीं है भाई, हम इसलिए कराए ना कि अभी मैग्नेटिक डाइपोल में जरूरत पड़ेगा, इसी से सबको रिलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये रिवीजन के लिए था, ठीक, और कुछ कुछ बात करेंगे, आप इसको देख लीजिए अगर देखना है तो, ये सारा चीज तो आपको बताया गया है ना, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, राइटवर्ड कि लेफ्टवर्ड, हाँ, राइटवर्ड ही होगा, रेडियस वेक्टर इधर आएगा, लेकिन थीटा 180 डिग्री होने की वजह से cos 180 -1 हो जाएगा, तो रेडियल में नहीं होगा बल्कि ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड यही रहेगा आर दूरी पे, लेकिन डायरेक्शन राइटवर्ड होगा ना कि लेफ्टवर्ड होगा, ठीक है। बोलो, कहो हाँ। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, जैसे यहाँ -q चार्ज है और +q चार्ज है, तो +q चार्ज से फील्ड लाइन निकलेगा,
और माइनस क्यू चार्ज पे फील्ड लाइन इन करेगा। नहीं, बोलो, ऐसे ही होगा ना? अरे है ना? यहाँ पे गड़बड़ बना दिए थे। एक तो इधर भी लूप बना ही लेते हैं। नहीं, फील्ड लाइन हालांकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बनाना। ठीक, एक और लूप बना लेते हैं यहाँ पे। ओके बच्चों, है ना? अरे बोलो। तो इस तरीके का फील्ड लाइंस इसकी वजह से होता है। बोले ना? ठीक है। और डाइपोल में और भी कुछ कुछ पढ़े थे। टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल kept in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़े थे ना? बोलो, क्या पढ़े थे? ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज है। इधर की तरफ पी वेक्टर होगा, नहीं, जो कि क्यू इंटू डी होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? हॉरिजॉन्टल में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? तो इस पे फोर्स लगता था। तुम लोग एकदम चुप चुप से क्यों? थोड़ा सा सपोर्ट अपोज कुछ तो करो। इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता था Q इंटू ई, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर एक फोर्स लगता था Q इंटू ई, ये एंगल थीटा है और दोनों के बीच दूरी d है। तो टॉर्क का वैल्यू आता था P क्रॉस ई, यस और नो? मैग्नीट्यूड होता था PE, यस और नो? अरे बोलो। अच्छा, इसमें SHM भी देखे थे क्या हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग। ये थीटा इक्वल टू 0 एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हाँ, कब आता था एंगुलर SHM? जब थीटा का वैल्यू, मतलब ये थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पर ले जा करके और थोड़ा सा बहुत थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए, इसको हम यहाँ पे ले जा करके छोड़ देते थे, तो ये क्या करता था? ऐसे 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 ऑसिलेशन करता था। उस स्मॉल ऑसिलेशन को एंगुलर SHM बोलते थे। तो इसी में ऑसिलेशन के लिए जब हम लोग बात करते थे तो क्या क्या बात करते थे? थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टॉर्क का वैल्यू जो आता था वो आता था माइनस PE इंटू थीटा वेक्टर। ये दिखता था कि जिस डायरेक्शन में थीटा है टॉर्क उसके ऑपोजिट आता था। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये आता था टॉर्क बराबर माइनस PE इंटू थीटा, और अल्फा का वैल्यू आता था माइनस PE बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ, और दिस इज कंडीशन ऑफ एंगुलर, इसमें अल्फा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट PE बाई आई, नहीं, तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट आई बाय PE। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो, यही होता था ना, है ना? उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता था। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता था? U बराबर माइनस P डॉट E। जैसे टॉर्क होता था P क्रॉस E, वैसे पोटेंशियल एनर्जी आता था U बराबर माइनस P डॉट, यस और नो? क्लियर?
और इसमें हम लोग देखते थे कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना होता नहीं था, मैंने मानते थे हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन में एक जगह जीरो मानते हैं ना जनरली, तो इसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मानते थे? जीरो, 90 डिग्री पे, है ना। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे नेगेटिव होता था, वहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आता था, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। और थीटा 180 डिग्री पे ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आता था प्लस पी, वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। दिख भी रहा होगा इसमें, नहीं? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे नेगेटिव पी हो जाएगा, माइनस पी, और थीटा 180 पे ये प्लस पी। यस और नो प्यारे बच्चा, बोलो। यहाँ पे हम लोग पुनरावृत्ति खत्म कर दिए, ठीक। अब सुनो कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं और एक बार मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, तुम लोग बार मैग्नेट तो नहीं देखे होगे, लेकिन मैग्नेट जरूर देखे होगे, नहीं? गोलका वाला, जिसमें एक साइड नॉर्थ पोल होता है, एक साइड नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है। ये एक बार मैग्नेट होता है। यहां से काम का बात शुरू हो गया। ये एक बार मैग्नेट है, ऐसा स्ट्रेट, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं, ठीक। अब इस बार मैग्नेट का, इसका कुछ लेंथ भी होगा, ठीक। तो इस बार मैग्नेट को भी हम लोग इस बार मैग्नेट की वजह से तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करोगे तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आता है, देख जानते हो? ऐसा आता है, झाड़ू जैसे, ऐसे 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 ऐसे। ऑब्वियसली ये फील्ड लाइन ऐसा क्लोज लूप भी बना रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है। चार्ज में तो यहीं पे जाके खत्म हो जाता था, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर में भी जाएगा, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो ये क्लोज लूप बनाएगा, ठीक है क्या? कोई दिक्कत? इस तरीके का चाहो तो एक फील्ड लाइन ऐसा लूप भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इन करेगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इन करेगा। इज दैट ओके? है ना। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, नॉर्थ पोल का एक स्ट्रेंथ मानते हैं और साउथ पोल का भी एक स्ट्रेंथ मानते हैं। इस बार मैग्नेट को एक डाइपोल की जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ m है और यहाँ पे माइनस m है। जहाँ पे नॉर्थ पोल होता है वहाँ प्लस m लिखते हैं, जहाँ साउथ पोल है वहाँ पे माइनस m लिखते हैं। m को हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, m को हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। और इनके बीच कुछ दूरी है d, इनके बीच कुछ दूरी है d, इसको d वेक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वो m जो होगा वो हो जाएगा m इंटू डी वेक्टर, m इंटू डी, ठीक। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे डिफाइन ही करते हैं। तो जो काम वहां चार्ज करता था वो काम यहाँ कौन करता है? मास। पोल स्ट्रेंथ है, मासूस पोल स्ट्रेंथ है, इसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा वो इस पोल स्ट्रेंथ पे निर्भर करता है। जैसे वहां पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। तो दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इसका डाइपोल मोमेंट अगर हम लोग डिफाइन करें तो ऐसे होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में m वेक्टर दिखाते हैं, कैपिटल M, वो हो जाएगा स्मॉल m इंटू डी। और बाकी फिर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर कर देते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं ये पन्ना हम बाद में भी लाएंगे, तो सुन लेना। इधर हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इधर लिख लेते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम पोल स्ट्रेंथ करता, जो काम चार्ज करता है, इलेक्ट्रोस्टैट में जो काम वो काम यहाँ पे कौन करता है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होता है वो Q इंटू डी होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल देते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्लेस करते हैं, वो हो जाता है M इंटू डी। ठीक है, जो चीज यहाँ पे K करता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो काम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/म्यू नॉट रखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/म्यू नॉट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू0/4 पाई। इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से बड़ा क्लोजली रिलेटेड होता है, तुमको यहाँ पर भी दिखेगा। जैसे तुमको बहुत जगह मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में भी दिखा होगा सिमेट्री, जैसा सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैसा यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर के केस में हुआ होगा, अंदर में स्ट्रेट लीनियरली वेरी करता है और बाहर में जाकर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना। तो ये है, अब इसके बेसिस पे हम तुमसे बहुत सारा बात पूछ लेंगे। चलो इसको कोना में रख देते हैं, लिखने का पूरा मौका मिलेगा। आप एकदम हड़बड़ाएं, जो हड़बड़ाता है वो गड़बड़ाता है। चलो ऐसा एक बार मैग्नेट बना लें हम लोग, यहां पे क्या लिख दें, +M, और यहां पे इन दोनों के बीच दूरी कितना रख दें, D। फोटो में दिख रहा है ना, यहाँ पे -M है, ठीक है, ये D है। ओके, अब इसके एकदम सेंट्रल पॉइंट से, इसके सेंट्रल पॉइंट से R दूरी पे R is very very large as compared to D। तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, नहीं उसको हम लोग बी एक्सियल बोल लेते हैं, रेडियल डायरेक्शन। कितना हो जाएगा, वहां होता था क्या चीज, 2kp/r क्यू, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2k की जगह पे कितना, म्यू0/4 पाई इंटू p की जगह पे m, p की जगह पे m, तो 2 म्यू0/4 पाई m डिवाइडेड बाय r क्यू, दैट इज योर बी रेडियल, दैट इज योर। अच्छा, यहां पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा तो होता है kp/k की जगह पे क्या रख दें, म्यू0/p की जगह पे m डिवाइडेड बाय, कब वैलिड है, जब r बहुत ज्यादा हो, कहो हाँ, जोर से बोलो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बढ़िया, हाँ बोलना आता है। ये एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ पे बी के कितने कंपोनेंट हम लोग को बनाना होगा, 2, एक बी रेडियल होगा और एक बी, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नेट। यस और नो बोलो, अरे भाई बी नेट वो हो जाएगा √BR² प्लस, और ये एंगल अल्फा, नहीं tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, BT/, थोड़ा सा BR का वैल्यू बता दोगे कितना, 2kp cos θ/r³ था ना, तो 2 म्यू0/4 पाई r³ इंटू, कहो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है।
और इधर की तरफ जो BT होता था वो होता था, वहां पे ET होता था KP साइन थीटा बाय RQ। ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई M साइन थीटा बाई RQ। दैट इज योर B टेंजेंशियल, नहीं B टेंजेंशियल। कहो कोई दिक्कत तुमको क्या? पक्का आप लिखना भी पसंद करेंगे क्या? सच बोलो। तो एक काम करो, पहले तो आपके कॉपी में ये सब चीज लिखा हुआ होगा, डाइपोल विपोल वाला वो तो बहुत पहले ही लिखा गया होगा। नहीं भी लिखा होगा तो आप पॉज करके कभी भी लिख सकते हैं, ठीक। दिस इज वन थिंग। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, और तीसरा टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी और ऑसिलेशन। यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला है, ये स्मॉल ऑसिलेशन के लिए है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का। अब हम लोग कर रहे हैं बार मैग्नेट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। यहां से लिखना शुरू करें, जल्दी लिखें इसको, 15 सेकंड है आपके पास। अच्छा, ये बार मैग्नेट होगा ना, बार मैग्नेट एज मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट एज मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है बउआ। अब ये वाला पेज नोट कर लीजिए सर। हो गया क्या? और भी कुछ लिखना है? डन हो गया ना? हरिओम। तो अब सही वाले चीज पे आ जाए जो पढ़ना है हम लोगों को। भी थोड़ा सा हम तुमको करा दिए, क्या कहते हैं, बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट पढ़ना भी है, माने हम लोगों को एक तो बार मैग्नेट भी पढ़ना है, और मैग्नेटिज्म इन मैटर भी पढ़ना है, और अर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है। तो बार मैग्नेट पढ़ा दिए। अभी इसमें थोड़ा सा ये बात करोगे ना कि ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल बोल लेते हैं या बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की जगह पे हो सकता है कोई दूसरा भी डाइपोल हो, आगे बात करेंगे। इन विच फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तुम लोग खुद बताओगे अब, सब बात सब चीज पढ़ा दिए हैं तुमको। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ले लेंगे एक मैग्नेटिक डाइपोल, यस और नो? ये स्मॉल m और ये माइनस m, नहीं ये m वेक्टर हो गया। इधर की तरफ हम लोग क्या दिखाएंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस स्मॉल m पे एक फोर्स लगेगा, किधर? ये चार्ज जैसा है, इस पर किधर फोर्स लगेगा बुआ? राइट, तेरी भला, इस पर किधर फोर्स लगेगा? राइट। कितना फोर्स लगेगा? जैसे वहां Q इंटू ई होता है, वैसे यहाँ पे M इंटू बी। और इस पर लेफ्टवर्ड फोर्स लगेगा कितना? M इंटू बी। यस और नो? दिस एंगल इज थीटा, और इन दोनों के बीच दूरी है d। ठीक, तो इस पे जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? टॉर्क बराबर, जैसे वहां P क्रॉस ई होता था, यहाँ क्या होगा? M क्रॉस, कहो हाँ, जोर से बोलो हाँ, वेरी गुड। और इसमें भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का बात कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? माइनस ऑफ m डॉट बी। और कहां पे जीरो मानेंगे पोटेंशियल एनर्जी? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, जब m वेक्टर और b वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब। अरे हाँ ना तो बोलो। और इसमें ऑसिलेशन का भी तो फॉर्मूला लिख सकते हैं,
बोलो कैसे होगा, ऑसिलेशन कब होगा? हाँ क्या होगा? अरे बोलो यार, तुम लोग चुप चुप से रहते हो। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ये टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा एम बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड। टॉर्क वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं तब? एम बी इंटू थीटा वेक्टर। सही कि गलत? गलत। माइनस लगेगा, हम घुमाएंगे इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, या टॉर्क लगेगा ऐसा क्लॉकवाइज। बोलना अच्छा बात नहीं है, ये सेंस है रोटेशन का। थीटा वेक्टर हो गया आउटवर्ड और टॉर्क वेक्टर हो गया इनवर्ड, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसीलिए माइनस साइन आया। क्या चीज? एम बी इंटू साइन थीटा है। थीटा बहुत छोटा होने की वजह से साइन थीटा को थीटा लिख दिए। तो कायदे से तो हम पहले मैग्नीट्यूड लिखे कितना, एम बी इंटू तेरी भला के एम बी इंटू साइन थीटा को थीटा, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। अब फिर उसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखे तो एक माइनस साइन ऐड किए, क्योंकि थीटा वेक्टर और टॉर्क वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अरे हाँ बोलो। ठीक है बच्चों। उसके बाद अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज मोमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ दिस डाइपोल, ऑफ दिस डाइपोल अबाउट व्हाट? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान रखना, आगे चल के ये बार मैग्नेट कन्वर्ट हो जाएगा किसी क्लोज करंट कैरिंग लूप में, या रिंग जैसा कुछ ऐसा। तो आप जिस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेशन करेगा, उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क ऑफ, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे आई के बारे में लिख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अले कहो भाई। और जब ऐसा करूंगा, जब ऐसा, तो फिर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस एम बी बाई आई इंटू थीटा। जनरली अल्फा क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, है ना। और जब इससे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट एम बी बाई, अंडर रूट एम बी बाई, और टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। कहो ना, इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको भी लिखो, फिर अभी हम बार मैग्नेट को कट वट भी करेंगे। जल्दी लिखो। ये हम ज्यादा बोले नहीं टॉर्क वर्क के बारे में, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रोस्टैट का सारा चीज रिवाइज किए हुए हैं और उसी से मिलता जुलता हुआ बात हो रहा है। इसमें हमको एक दो बात और बताना है बाबू, कि अगर कोई बार मैग्नेट है ना, ये पोल स्ट्रेंथ m है, यहां माइनस m है, ठीक है, इन दोनों के बीच दूरी d है। ये मक्खी का है आ जाता है यार, तुम नहा के नहीं आए हो। बट इधर की तरफ क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट m इंटू डी। अब यार ये कुछ थिकनेस होगा, इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ एरिया होगा। देखने में तुमको ये रेक्टेंगल लग रहा है, लेकिन है कैसा? ये क्यूबॉइड। यहां पर जो शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा। बतवा बूझ रहे हो नहीं बूझ रहे हो भाई? ओके, ऐसा होगा। तो ये एरिया जो है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो पोल स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। अगर हम इसको बीचों बीच काट दे, इसको बीचों बीच काट दे, सो दैट एरिया जो होगा वो आधा हो जाएगा। यहां से ऐसे कट किए हैं ये, तो ऐसे अगर कट करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, ठीक। तो अगर इफ मैग्नेट इज कट along its लेंथ, अपने लेंथ के along अगर इसको कट करेंगे, तो
ये पोल along its length in टू हाफ, इन टू इक्वल हाफ, तो ये पोल स्ट्रेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा m/2 और यहाँ -m/2। ठीक है, क्योंकि यहां पर एरिया अगर a था तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, इस एरिया पे निर्भर करता है पोल स्ट्रेंथ। तो ये दो बराबर टुकड़ों में बटा, दोनों टुकड़ा का डाइपोल मोमेंट कितना कितना हो गया, m/2 इंटू डी। तो m/2 इंटू डी होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा m/2 इंटू डी। ठीक, तो पुराने वाले मैग्नेटिक मोमेंट का आधा, पुराने वाले मैग्नेटिक मोमेंट का आधा। तो अगर लेंथ के अलोंग काटते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो पहले का आधा हो जाएगा, एकदम बीच से काटे हैं। एरिया तुम देख लेना, एरिया के अकॉर्डिंगली चीज सब बदलेगा। ठीक है क्या, क्लियर? अरे बोलो, अगर ये एरिया 1/3 हो जाता तो फिर यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाता, m/3। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है, इफ मैग्नेट इज कट along its length in two equal half, then pole strength becomes half, pole strength becomes half, and obviously this dipole moment या magnetic moment will also become half, is that okay? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? हम इसी तरीके से लेंथ के परपेंडिकुलर भी काट सकते हैं, ये वाला चीज क्लियर है? अब हम इसको क्या करेंगे, कटिंग परपेंडिकुलर टू लेंथ। पहली बात सुनिएगा कि एक मेरे पास बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसको हम m बोल देंगे, इसको -m बोल देंगे, और इन दोनों के बीच का दूरी है d, और ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो हो जाएगा m इंटू डी। अब हम लेंथ के परपेंडिकुलर काटेंगे, तो परपेंडिकुलर काटने पे क्या होगा सो हमको बताओ। यहां पर तो रहेगा नॉर्थ पोल और यहां पे साउथ पोल, इस जगह पे क्या होगा, देखो कभी भी मैग्नेट को तुम कितना पार्ट में भी तोड़ोगे उसका मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब ऐसा नहीं कि तुम नॉर्थ पोल को सेपरेट कर दोगे और साउथ पोल को सेपरेट, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही तुम काटोगे तो ये नॉर्थ पोल होगा, अपने आप ये वाला चीज क्या हो जाएगा, और यहां पर जैसे ये साउथ पोल है तो अपने आप ये वाला चीज क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। लेकिन लेंथ के परपेंडिकुलर काटे हुए इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ छेड़छाड़ नहीं किए हो तो पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी हो जाएगा d/2 और ये भी d/2। मेरा बात समझिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखें कि इफ बार मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ देन इट्स पोल स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, इसके पोल स्ट्रेंथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है क्या, बोलो। और पोल स्ट्रेंथ पे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट नया वाला जो होगा वो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m इंटू d/2। तो क्या ये पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट का आधा हो जाएगा क्या, यहाँ वाला मैग्नेटिक मोमेंट अगर m था तो उसका आधा हो जाएगा क्या। यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया लेकिन नॉट ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ का बदलाव, यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट आधा हुआ ड्यू टू लेंथ का बदलाव। इज दैट ओके? ऑब्वियसली लेंथ 1/3 कर देंगे तो पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा, d/3 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट 1/3 हो जाएगा, मतलब कैपिटल M/3 हो जाएगा। क्लियरिटी है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? क्या सीखे सो बताओ। अगर पोल किसी बार मैग्नेट को उसके लेंथ के अलोंग काटेंगे तो पोल स्ट्रेंथ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके प्रोपोर्शनली बट जाएगा। आधा, अगर आधा एरिया कर दियो तो m/2 हो जाएगा। अगर 3 इक्वल पार्ट में बांट दियो अलोंग द लेंथ
तो m/3 हो जाएगा, ये स्मॉल m/3 पोल स्ट्रेंथ का 1/3। लेकिन जो डाइपोल मोमेंट है वो पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ होगा, लेंथ में कोई चेंज नहीं है, पोल स्ट्रेंथ तुम बदल दी हो तो डाइपोल मोमेंट भी बदल जाएगा। अगर तुम इसको लेंथ के परपेंडिकुलर काटोगे तो इसके पोल स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा और लेंथ के परिवर्तन की वजह से डाइपोल मोमेंट बदल जाएगा। ठीक, दूसरी बात कि कभी भी इकलौता मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसको 1 करोड़ छोटे टुकड़ों में बांट दोगे तब भी हर टुकड़ा में एक नॉर्थ पोल होगा और एक, तो इकलौता मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब यार इस पे बेस्ड कुछ सवाल भी आ जाता है, इस पे बेस्ड कुछ सवाल भी आ जाता है, मैं आपको लिखने का पूरा मौका दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे हमारे पास एक बार मैग्नेट है, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये +m और -m, ये मास है क्या? नहीं, ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ। अब इसको मैंने रख दिया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यस और नो? इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक, तो और थीटा अगर बहुत स्मॉल हुआ, अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट छोड़ देंगे तो इट विल परफॉर्म ए स्मॉल ऑसिलेशन, दैट ऑसिलेशन विल बी SHM इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो होता था वो कितना आता था? I/MB। नहीं बोलो, यहाँ पे I का वैल्यू अगर हम इसके बट ये एक बार मैग्नेट ले ले तो दिस इज समथिंग लाइक अ रॉड, तो I जो हो जाएगा वो हो जाएगा मास इंटू लेंथ का स्क्वायर बाय 12, ml²/12। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा ना बाबू, कहो हाँ? ठीक है, और ये जो m है वो हो जाएगा स्मॉल m इंटू, कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइम पीरियड आ गया। अब इसमें क्या किया, इफ magnet is cut into 2 equal parts along its length, अपने लेंथ के along 2 इक्वल पार्ट में काट दिया गया, and kept in same uniform magnetic field, then what will be time period, what will be new time period of a small oscillation, time period of a small oscillation? मन में सोच के क्या होगा परिवर्तन, सो बताओ। √2 टाइम्स हो जाएगा, काहे √2 टाइम्स हो जाएगा? यहाँ ये मास आधा हो जाएगा और स्मॉल m भी परिवर्तन होगा कुछ। ये जो I है ये तो ml²/12 या md²/12, तो इसमें मास आधा हो जाएगा क्योंकि एकदम बीच से काटे हैं, तो बार मैग्नेट का मास आधा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे I जो है पुराने वाले I का आधा हो गया, लेकिन यहाँ जो बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है वो भी तो आधा हो जाएगा क्योंकि पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा, है ना। तो क्या टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव पड़ेगा? बोलो बच्चों, टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव? देख लो, कोई गड़बड़ सरबड़ नहीं ना बोल रहे हैं। हाँ, नो इफेक्ट मतलब आप क्या लिखेंगे, टी न्यू बराबर टी ओल्ड। ओके, अब एक बार सोचना है कि लेंथ के अलोंग काट करके, माने सॉरी लेंथ के परपेंडिकुलर काट करके रखेंगे तब क्या होगा। पहले आप चाहें तो यही बात कर रहे थे ना, पहले ये चीज लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा एरिया वाला बात कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है पोल स्ट्रेंथ। साउथ दिल्ली वही तो। आप ये भी नोट कर लें सर जी,
जल्दी जल्दी। आई होप यू हैव डन इट। हाँ, एक बार ये देख लीजिएगा। इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट छोड़ दे, जल्दी जल्दी बोल दो ना। अगर हम इसके लेंथ के परपेंडिकुलर कट करके तब फिर बीच में फिक्स करके या तब ऑसिलेट कराते बीच में फिक्स करके, तो मास तो आधा ही हो जाता, लेकिन लेंथ भी, तो यहां पे 1/2 और यहां पे 1/4, तो ऊपर में 1/8, लेकिन नीचे में जो डाइपोल मोमेंट है कैपिटल एम, वो भी आधा हो जाएगा। हाँ पक्का। तो यहां पे 1/8 था, डिवाइडेड में 1/2 है, तो 1/4 रूट के अंदर बच जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहां जो टी न्यू जो होगा वो टी वोल्ट का आधा हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर क्या है लिखना। चलो अब आगे पढ़ाई करते हैं हम लोग। इसको लिख लो जल्दी से जो पुराना चीज है। देखो आगे चल के अभी हम ये बात समझेंगे भी, साबित भी करेंगे कि करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट जैसा। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप, देखो मेरा बात सुनो, ऐसे सुनो। तुम अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पढ़ते, सिर्फ चार्ज पढ़े रहते, चार्ज की वजह से फील्ड, चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो डाइपोल वाला सारा सवाल कर सकते थे कि नहीं कर सकते? ऑब्वियसली थोड़ा लेंदी पड़ता, थोड़ा मेहनत पड़ता, लेकिन मतलब कर सकते थे, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग डाइपोल पढ़े, एक स्पेशल केस पढ़े, क्योंकि जब चार्जेस बहुत इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पास पास रहते हैं तो उसका एनालिसिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालिसिस डाइपोल से थोड़ा आसान हो जाता है। एक ही बार डेरिवेशन कर लेते हैं और बाकी सब जगह यूज करते रहते हैं। तो सिमिलरली हम लोग, अच्छा डाइपोल मोमेंट डिफाइन कौन किया? फिजिक्स पढ़ाने वाले लोगों ने, ठीक। वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक। इसको बाद में हम लोग बार मैग्नेट से मतलब रिलेट कर देंगे, वो अलग आगे का बात है। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन होता है? एक करंट कैरिंग लूप होता है, एक करंट कैरिंग लूप। तो इसमें करंट होगा, कुछ ऐसे हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक। इसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट, अभी इस लूप में एक ही टर्न है, अभी इस लूप में एक ही टर्न है, और वी वांट टू डिफाइन दिस मैग्नेटिक मोमेंट। इससे पहले बहुत सारी चीज डिफाइन किए हैं, डाइपोल मोमेंट डिफाइन किए हैं, एरिया वेक्टर डिफाइन किए हैं, फ्लक्स डिफाइन किए हुए हैं। वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन होता है I इंटू ए। क्या होता है? I इंटू, I इज करंट एंड A इज एरिया वेक्टर, A इज एरिया वेक्टर, A इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल टू एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, जो भी लूप होगा उसके एरिया के बराबर, ठीक। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ, बिल्कुल सही, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल या कर्ल रूल। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल? Curl the fingers of your right hand in the sense of current, then direction of thumb will give you direction of area vector, direction of area vector, ठीक है क्या? And if number of turn is n, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? NIA। ये IA एक टर्न के लिए था, फॉर वन टर्न, और अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाएगा तो फिर m का वैल्यू हो जाएगा NIA, m का वैल्यू हो जाएगा NIA, n इज नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर? तो ये हम लोग डिफाइन किए। इसका ऑब्वियसली एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट, यूनिट विल बी क्या होगा? यूनिट विल इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दिखाई दिया है। तो
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो होगा। पहले आप लिख लीजिए। यहां पे अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट दिखाए तो किधर होगा बउआ? इस जगह पे अगर हम मैग्नेटिक, इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट देखें तो किधर होगा? बाहर की तरफ। किधर होगा? बाहर की तरफ। राइट हैंड का फिंगर को कर्ल करेंगे अगर, तो थंब किधर होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो यहाँ पे m वेक्टर जो होगा इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, यस और नो, हेयर। एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अगर ये रेडियस को मैं r ले लेता हूं, पाई आर स्क्वायर। अब हम आपको बहुत सारा मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन का सवाल कराएंगे, पहले जल्दी इससे निपट लीजिए, ठीक है? शुरू करें? आइए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है बच्चों? ये करंट कैरिंग लूप है, खाली देख के बताना है। ये लेंथ L है, ये लेंथ B है, करंट है इसमें I, ठीक है? ये स्क्वायर लूप है, दिस इज अ स्क्वायर लूप। बताओ तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ये कौन सा प्लेन है? XZ प्लेन। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस जे कैप, यस और नो? तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? ILB माइनस में इजी पीजी, ठीक है? लिखते जाओ, लिखते जाओ। ए है और ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। समझ रहे हो? प्लेन मतलब शेप। और करंट इज आई। मैग्नेटिक मोमेंट बताओ तो सोच समझ के। बाकी ये पुराना छापना थोड़ा देर के लिए बंद करो। इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ तो क्या होगा? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? क्या करना चाहिए इसमें? एक लूप तो है लेकिन लूप का एक प्लेन नहीं है, मल्टीपल प्लेन में है ना। तो पहला काम जो एरिया होगा वो एरिया वेक्टर डिफाइन करने में हमको दिक्कत हो जाएगा। नहीं, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लिखूं कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर लिखूं, यहां पर तो समस्या हो जाएगा ना। तो बच्चों क्या करना होगा? यहां हम लोग क्या करेंगे बच्चों? दो ठो डमी वायर लगा देंगे, दो ठो डमी वायर, और दोनों डमी वायर का, ये वाले का इधर की तरफ एक करंट और ये वाले का इधर की तरफ, दोनों करंट मिलकर के जीरो हो जाएगा। पहले बात समझ में आ रहा है? देख लो इधर ओके नहीं बोलो। अब ये जब डमी वायर दोनों लगा दिए तो ये भी एक लूप कंप्लीट हो गया, ये भी लूप कंप्लीट हो गया। ये वाला लूप किस प्लेन में? एक्स जेड है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये एक्स जेड प्लेन में। और ये क्या है? एक स्क्वायर लूप है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इस वाले लूप का? आई ए स्क्वायर एंड माइनस ऑफ जे कैप, यस और नो। और इस वाले का आई ए स्क्वायर किधर में? माइनस, तो प्लस आई ए स्क्वायर
माइनस आई कैप, दैट इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। यस और नो? अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का √2, तो ये सिंपली √2 टाइम्स ऑफ आई ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बोलो, समझ में आया नहीं आया? पुराना चीज नोट कर ली थे? पुराने वाले का सॉल्यूशन कहाँ लिखे थे? ऊपर। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा होगा चीज सब? ये पुराने वाले का, ये नए वाले का। ठीक, जल्दी लिखिए। हाँ प्यारे बच्चों, ये इस तरीके का एक चारपाई बना हुआ है। चारपाई में ऐसा शेप है, जैसे कि ये है और ये है। करंट आई है, सारा डायमेंशन दिया हुआ है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बता दीजिए, फिर मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। साथ के साथ ही कर लें क्या? हाँ, आपने सवाल लिख लिया है? हाँ जी, सुनिएगा, आपको फर्जी साइड बनाना पड़ेगा ना। यहां पे बनाना पड़ेगा कितना? 2, और यहां पर भी बनाना पड़ेगा 2। कहो नहीं? तो पहले ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे हो जाएगा नहीं, और फिर ये ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला में एक ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा ना। ये दोनों मिलकर के 31 खत्म, ये दोनों भी मिलकर के खत्म। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ऊपर वाला है इसका तो हो जाएगा I × H × B, लेकिन डायरेक्शन आई कैप में होगा पक्का। और ये वाला जो है इसका भी होगा I × H × B, लेकिन डायरेक्शन, तो दोनों वेक्टर कैंसिल आउट कर जाएगा, तो खाली ये नीचे वाला जो है वही ना बचेगा। तो नीचे वाले में क्या होगा, I × L × B, लेकिन डायरेक्शन क्या, -j कैप। तो डायरेक्टली हम m का वैल्यू क्या लिख देते हैं, ILB और -k कैप, गलती से लिख दिए, -j कैप। यस और नो? तुम लोग खुद ही लिख लिए थे? खुद ही लिख लिए थे, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। ये बात बता देना कि यहाँ वाला मैग्नेटिक मोमेंट m जो होगा वो होगा IBH, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इसके ऑपोजिट होगा, वो भी हो जाएगा IBH, और दोनों एक दूसरे को कटिस कर देगा, दोनों एक दूसरे को कटिस कर देगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? अरे बोलो। हाँ जी बच्चों, ये एक आपको हम लूप दिए हैं। ये कैसा लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें करंट है I, लेंथ है L, विड्थ है B, और इसको हम, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, तो यहाँ से कुछ इस एंगल पे x एक्सिस से 37 डिग्री एंगल पे ऐसे निकलता हुआ लूप बना दिए हैं। ठीक, और आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना? आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है सर? हाँ जी, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो आपने डिफाइन किया होगा या दिखाया होगा, दर्शाया होगा, वो किस डायरेक्शन में, ये z एक्सिस था तो ये -z एक्सिस। यस और नो? देखना तो, ये ऐसे जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना, यहां से कितना डिग्री पे होगा, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये 37 डिग्री है, तो ये पहले ये तुम विजुअलाइज कर पाए? हाँ,
मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला चीज जो होगा दिस इज योर जेड एक्सिस। अब लूप कैसा है, कुछ ऐसा नहीं, ठीक, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ये इस तरीके का लूप आ रहा है यहां से, ठीक है ना, कुछ ऐसे, ओके। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो जाएगा वो क्या जाएगा, इसके परपेंडिकुलर नहीं, तो यहां जाएगा एक्स जेड प्लेन में रहेगा ना वो, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। अब मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, यहां से कितने एंगल पे, 37 डिग्री, ये कुछ ऐसे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये प्लेन है आपका यहां से इसके 90 डिग्री पे, दैट ओके। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका एक कंपोनेंट जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस में और दूसरा कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। इस मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो होगा वो तो हो जाएगा आई एल बी, आई एल, यस और नो। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो लिखा जाएगा वो क्या लिखाएगा, आई एल बी इंटू कॉस 53 आई कैप एंड साइन 53 माइनस के कैप। तो यह लिख देंगे कॉस 53 आई कैप एंड साइन 53 माइनस के कैप ना, साइन 53 माइनस ऑफ के कैप, नेगेटिव के कैप में जाएगा ना। तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नीट्यूड तो आई एल बी ही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो, कुछ तो बोलो भाई, कुछ बोलते बतियाते नहीं हो तुम लोग, उसको हटा दें। यार इसमें कुछ कुछ और भी हम लोगों को करना है, जैसे दो प्लेन वाला तो अभी किए ही थे, दो तीन अलग अलग 90 डिग्री वगैरह पर वाला। मेनली इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है हमको रोटेटिंग चार्ज का, पॉइंट चार्ज चक्कर लगा रहा है गोल गोल, या रिंग रोटेट कर रहा है, या डिस्क रोटेट कर रहा है, या हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर। तो उन सब के केस में भी अगर चार्जेस रोटेट करते हैं तो इक्विवेलेंटली कुछ करंट आता है ना। तो उस करंट के लिए भी फिर मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन होगा ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को अगला क्लास में मैग्नेटिक मोमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक। और अगले क्लास में ये लिख लेना ना थोड़ा कि रोटेटिंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट, और दूसरा कि स्मॉल करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक डाइपोल से कंपैरिजन भूल जाते हैं कई बार हम। एक तो रोटेटिंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन करना है, और दूसरा स्मॉल करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक डाइपोल का कंपैरिजन, ठीक है ना, करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है। तो ये दोनों हम लोग कर लेंगे, फिर टॉर्क की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज का कहानी यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।